Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework subject, and today we are going to deal with the one of the most important question of Sale of Goods Act 1930 unit. Let us have that question on the screen. One of the most promising, one of the most important question which can be asked in different ways. अलग अलग तरीके से पूछते हैं ये प्रश्न को, ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा. आपको ऐसा भी पूछ ले, एक्सप्लेन डिलीवरी एंड डिस्कस इन डिटेल द प्रोविजन ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. प्रोविजन शब्द का उपयोग किया जाए या आपको इस तरीके से पूछा जाए, एक्सप्लेन डिलीवरी, डिस्कस इन डिटेल द रूल्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सो प्रोविजंस और रूल्स कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही है. ठीक है, तो यहाँ तो आपको रूल्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स पूछ ले या तो प्रोविजंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स पूछ ले, जवाब आपने यही लिखना है. सो वैसे हम डिलीवरी क्या है और टाइप्स ऑफ डिलीवरी क्या है आगे के सेशन में पढ़ चुके हैं, और जिसका यूट्यूब वीडियो अपलोड भी हो चुका है, डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी. अब डिलीवरी के रूल्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं. इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल वन बाय वन. So let us have the discussion of rules regarding the delivery of the goods. जो कुछ सेक्शन 32 से लेकर कुछ 44 तक के हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो के अंदर इस सेशन के अंदर कवर किया है. तो पहला रूल समझते हैं सर, डिलीवरी एंड पेमेंट कंडीशन. So what is the duty of a buyer and seller while making contract of sale? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बायर और सेलर के बीच में होता है तो दोनों की कुछ ड्यूटी बनती है. तो ड्यूटी क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर? सर सेलर की ड्यूटी क्या है? टू प्रोवाइड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. सेलर का काम क्या है? माल की डिलीवरी देना, गुड्स की डिलीवरी देना, ये सेलर का काम. तो बायर का भी तो कुछ काम होगा, उसकी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सर सेलर की ड्यूटी क्या है? सेलर की ड्यूटी है सर पेमेंट करना, पेमेंट ऑफ प्राइस. पेमेंट कब करेगा? व्हेन ही विल रिसीव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. मीन्स उसने दो काम करने हैं, एक तो गुड्स का एक्सेप्टेंस करना है, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये करना है बायर ने. और दूसरा बायर ने क्या करना है सर? एक्सेप्टेंस करने के बाद बैठ नहीं जाना है, माल लेके बैठ नहीं जाना है, पेमेंट करना है बाद में, पेमेंट ऑफ प्राइस भी करना है. ये सेक्शन 31 की चर्चा थी. व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बोथ द पार्टीज इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स? So sir, in case of sale of goods, the duty of the seller is to provide the delivery of the goods, and the duty of the buyer is to accept the goods and to pay the price. ये दोनों की ड्यूटी है सेक्शन 31 के हिसाब से. सेक्शन 32 क्या कह रहा है? सेक्शन 32 ये कह रहा है कि डिलीवरी एंड पेमेंट कंडीशन शुड गो कॉन्करेंटली. शुड गो कॉन्करेंटली यानी एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसी सिचुएशन हो रही है. The delivery of goods and payment of price are concurrent condition. दोनों ने ये शर्त simultaneously कंप्लीट करनी है, एक ही वक्त एक ही समय पे कंप्लीट करने की कोशिश करनी. The seller should be ready and willingly to give the possession of the goods to the buyer. सेलर एग्री करना चाहिए, रेडी होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो माल का पोजेशन, गुड्स का पोजेशन बायर को दे, माल का कब्जा दे बायर को, रेडी होना चाहिए. और बायर का भी काम क्या है सर? बायर शुड बी रेडी एंड विलिंगली टू पे द प्राइस. दोनों पक्षकार तैयार होने चाहिए, दोनों की इच्छा होनी चाहिए व्यवहार करने, और ये दोनों व्यवहार कॉन्करेंटली चलने चाहिए. अगर एक ने माल दिया है तो दूसरे की ड्यूटी है एक्सेप्टेंस करे और पे करे, ये साथ में चले तो बेटर रहता है. दूसरी प्रोविजन पे चलते हैं. सेकंड प्रोविजन, सेकंड रूल क्या कहता है सर? पोजेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 33. अब जब सेक्शन 33 की मैं बात कर रहा हूं तो हमने पढ़ लिया है सेक्शन 33, व्हाट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स और व्हाट इज पोजेशन ऑफ गुड्स. हमने सेक्शन 33 आगे टाइप्स ऑफ डिलीवरी में पढ़ा है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिलीवरी आर देयर? सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी: एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी.
The delivery of the goods may be made in any of the method or modes or ways such as actual, symbolic और constructive. हमने डिटेल में पढ़ा एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है सर, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है सर, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है। एक्चुअल डिलीवरी में जब जो गुड्स होते हैं बल्कि नहीं होते, हैवी नहीं होते, जिसका फिजिकली हैंड ओवर करना एकदम आसान होता है, वहाँ एक्चुअल डिलीवरी दी जाती है। जिस जैसे कि आपने मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल आपके हाथ में दे सकते हैं सर, बॉक्स दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं। फिजिकली हैंड ओवर करना आसान है, हाँ सर आसान। तो इस तरीके से डिलीवरी दी जा सकती है। सिंबॉलिक डिलीवरी, अगर मान लीजिए आप कोई कार खरीद रहे हैं तो क्या कार जो गुड्स है वो बल्कि है, हैवी है, तो हैवी नेचर ऑफ गुड्स होंगे तो वहाँ क्या होगा सर, वहाँ नॉर्मली हैवी नेचर का मतलब ये बल्क क्वांटिटी हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो हैवी हो इन टर्म्स ऑफ वेट, तो वहाँ पे आपको सिंबॉलिक डिलीवरी देके भी पोजीशन ऑफ द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वहाँ आपको मान लीजिए कार खरीद रहे तो कार उठा के हाथ में नहीं देंगे, चाबी देंगे, चाबी दी यानी आपको पोजीशन मिल गया है गुड्स का। वैसे ही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, थर्ड थर्ड पैटर्न ऑफ डिलीवरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहाँ ना ही फिजिकल हैंड ओवर होगा, ना ही फिजिकल होगा, ना ही इनफिजिकल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, सिर्फ ऑर्डर देना है, क्या देना है, ऑर्डर देना है, यहाँ कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट दे देना है। यहाँ थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी कहेगी हाँ कि मैं बायर के लिए गुड्स अपने पास रख के बैठा हूँ, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर। सेलर की इंस्ट्रक्शन होगी कि बायर आएगा, गुड्स दे देने हैं आपने, और थर्ड पार्टी कहेगा ठीक है मैं बायर के लिए ये गुड्स होल्ड करके रखता हूँ, जैसे ही वो आएगा मैं उसको पोजीशन दे दूंगा। इस तरीके से भी डिलीवरी हो सकती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। But it must have the effect of putting the goods in the possession of the buyer or his authorized agent. Thus, the delivery of goods should be such which enables the buyer to exercise his control over the goods. Effect of part delivery. पार्ट डिलीवरी की बात करेंगे अब। पार्ट डिलीवरी अगर दी जाए तो क्या वहां ऐसा माना जा सकता है दैट द पार्ट डिलीवरी इज इक्विवेलेंट टू द ओवरऑल डिलीवरी ऑफ द गुड्स? ये पॉइंट है। जो गुड्स की डिलीवरी देनी थी, जो क्वांटिटी लिखवाई थी उसी क्वांटिटी में दी गई है या उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पार्ट कर दिए? तो ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। एज पर सेक्शन 34, sometimes when goods in large quantity are to be delivered, then during the process of delivery, when part of the goods are delivered, it is treated as the delivery of the whole for the purpose of passing the ownership in the goods. आपने पहले से लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर कर दिया है कि भाई हमने 500 बैग अंबुजा सीमेंट के चाहिए, आपने पहले से ऑर्डर कर दिया है लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, उसकी डिलीवरी देनी है। देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी व्हेन पार्ट ऑफ द गुड्स आर डिलीवर्ड इट इज ट्रीटेड एज। हो सकता है कि आपको वहाँ पे हो सकता है कि 300 बैग भेजी हो, 300 बैग्स। अब आप पे डिपेंड करता है कि ये 300 बैग का एक्सेप्टेंस करना है या रिजेक्शन करना है। अगर आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो पार्ट डिलीवरी एक्सेप्टेंस कर ली है, इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द होल लॉट, ठीक है। और 500 की जगह 300 भेजिए तो इसका ये मतलब हो गया कि आपको 500 की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, यानी अब सेलर ने आपको 200 बैग, जैसा वो कमिटमेंट कर रहा है 2 दिन बाद दूंगा, 1 हफ्ते बाद दूंगा, आप एग्री हो, ठीक है, वैलिड माना जाएगा। तो इन दोनों पक्षकारों की व्यवहार पे से डिसाइड होगा। अगर अगर एक्सेप्टेंस कर लेता है बायर तो वो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी जो भी ऑर्डर की है वो पूरी क्वांटिटी का, होल क्वांटिटी का एक्सेप्टेंस हो गया, ऐसा मान लिया। बट वेयर पार्ट डिलीवरी इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल लॉट, यहाँ इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, विद द इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल लॉट, then it does not amount to the delivery of the whole of the goods. However, it should be noted that part delivery should not be confused with installment delivery. पार्ट डिलीवरी कॉन्सेप्ट अलग है और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कॉन्सेप्ट अलग है, इनको कंफ्यूज नहीं कर देना, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मिक्स्ड अप, बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट।
पार्ट डिलीवरी कैसा होगा सर, ये एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जैसा नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट में फिक्स होगा कि भाई आपको मुझे मान लीजिए 1000 बैग देनी है, तो मैं आपको हर हफ्ते 50-50 बैग भेजता रहूंगा, वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी होगी, वो डिफरेंट मैटर हो गया। पार्ट डिलीवरी में कैसा होगा, मान लीजिए 5 बैग आपने सीमेंट की लिखवाई है और आप 1 बैग लेके जा रहे हो, 1 बैग लिया, 1 का पेमेंट किया, फिर अब जब आपको रिक्वायर होगी तब आप दूसरा लेने आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 5 बैग की बात की थी तो आपको 5 बैग लेनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका काम एक ही बैग में हो गया हो या ज्यादा से ज्यादा 2 बैग में हो गया हो, तो अगले 3 बैग थोड़ी आप लेने जाएंगे। आपको ऐसा लगा होगा कि भाई मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हो सकता है बाद में आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई हो, तो फिर आप उतना ही चीज लेंगे, सारा थोड़ी उठा के ले जाएंगे। तो यही समझना है। बट वेयर द पार्ट डिलीवरी इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल लॉट, आपका इंटेंशन ही ये था। आप चाहते तो 5 बैग एक साथ लेके जाते, आपने फिर भी 1 या 2 बैग लिए। इसका मतलब ये है कि आपको शायद डाउट होगा कि शायद पूरा यूज हो ना हो, आगे काम हो या ना हो, इसलिए आपने उसको उसके पार्ट कर दिए एक तरीके से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वो सारे के सारे, अगर आपको 1 बैग दे दिया, 2 बैग दे दिया, इसका ये मतलब नहीं होगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ द होल लॉट यू हैव टू मेक, फ्यूचर में आपने अगली 3 बैग लेके ही जाने पड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं हो सकती इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, एक्स सोल्ड 200 बैग्स ऑफ सीमेंट टू वाई लाइंग इन इज गोडाउन। एक्स जो है सेलर है, सेलर ने बायर को 200 बैग सीमेंट के बेचे जो सेलर के गोडाउन में पड़े हैं। आफ्टरवर्ड्स वाई सोल्ड, हाँ, आफ्टरवर्ड्स वाई सोल्ड 80 बैग्स ऑफ सीमेंट टू जेड। यहाँ बायर ने 80 बैग सीमेंट के बेचे जेड को, थर्ड पार्टी को, एंड रिक्वेस्टेड एक्स टू डिलीवर दिस 80 बैग्स ऑफ सीमेंट टू जेड। एक्स ने 200 बैग्स वाई को बेचे, लेकिन पोजीशन सेलर के पास ही है, उसके गोडाउन में पड़ा है। अब वाई ने उसमें से 80 बैग थर्ड पार्टी को बेचे जेड, और एक्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि 80 बैग जो है आप जेड को दे दीजिए। अकॉर्डिंगली एक्स डिलीवर्ड 80 बैग्स ऑफ सीमेंट टू जेड। एक्स ने वैसा किया, थर्ड पार्टी को सीमेंट की डिलीवरी दे दी 80 बैग्स की, 200 की नहीं, 80 की, जितनी बोली उतनी। इन दिस केस द पार्ट डिलीवरी ऑफ द सीमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द डिलीवरी ऑफ द होल सीमेंट। अब x क्या करेगा, x जो y है, y ऐसा करता होगा कि जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे वैसे मैं माल बेचूंगा। x के माइंड में ऐसा है, y के माइंड में, सॉरी, y के माइंड में ऐसा है कि जैसे जैसे मुझे सीमेंट बैग का ऑर्डर मिलता जाएगा, मैं x के गोडाउन में से इसी तरीके से x को इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, वो माल बेचता रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि 200 बैग अगर हमने y को बेच दिए तो ये 200 के 200 बैग ये y के ही है फाइनली। उसमें से हो सकता है वो इस तरीके से पार्ट डिलीवरी की डिमांड कर सकता है, और यह की गई है। लेकिन ये थर्ड पार्टी को बेचे और 80 बेचे, 200 के 200 नहीं बेचे, यानी पार्ट डिलीवरी की बात की गई। तो अगले जो रिमेनिंग 120 है, 120 बैग्स, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे के सारे जो है बेच दिए गए। किसको? बायर को। बायर को ये 120 लेने ही पड़ेंगे, ऐसा कंपल्शन नहीं हो सकता। अगर एक्स ने बेचना ही था तो वो कह सकता था भाई तूने तो 200 खरीदे थे, तो 200 की डिलीवरी में 80 की क्यों ली? समझ में आ रहा हो तो आपको, तो 80 अगर इस तरीके से पार्ट डिलीवरी मांगा गया और बंदे ने दिया है, तो वो वहां क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। अगर बेचा गया है तो एक्स कैन डिमांड क्लैरिफिकेशन टू द वाई, भाई अपनी तो 200 की बात हुई थी, 80 की बात कर रहा है। अगर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है और एक्स 80 अगर दे रहा है, 80 बैग्स दे रहा है, तो यहाँ उसे पार्ट डिलीवरी माना जाएगा। इन दिस केस द पार्ट डिलीवरी ऑफ द सीमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द डिलीवरी ऑफ द होल सीमेंट सोल्ड। The intention of separating the cement is clear from Y's act of selling and delivering 80 bags to cement to Z. यहाँ इंटेंशन क्लियर है कि सेपरेशन किया गया है, 200 में से 80 बोला है तो सेपरेशन हो गया एक तरीके से, और वो 80 ही बेचना चाह रहा है फिलहाल, सामने वाला भी 80 खरीदना चाह रहा है, थर्ड पार्टी।
तो इस तरीके से व्यवहार हो सकता है। वाई को सीमेंट का कुछ काम नहीं, उसका काम बेचने का, यूज करने का नहीं, इसलिए वो थर्ड पार्टी को इस तरीके से बेच रहा है, थर्ड पार्टी की जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही वो मांगेगा। और हो सकता है आगे जाके किसी और पार्टी ने डिमांड की सीमेंट की, तो वो वाई कोई और ए बी सी व्यक्ति को भी आगे बेच सकता है रिमेनिंग 120 डेज। आगे बढ़ते हैं। बायर्स टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेक्शन 35 अब कह रहा है कि बायर ने जो है एप्लीकेशन देनी चाहिए गुड्स की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए, बताना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए एक तरीके से, नहीं तो सेलर को कैसे पता चलेगा। चलिए, अनलेस सम कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर द डिलीवरी। सेलर तभी गुड्स की डिलीवरी देगा जब बायर अप्लाई करेगा। बायर कहेगा अरे भाई वो माल आ गया है, हाँ आ गया है, तो भिजवा दो यार। इस तरीके से अप्लाई करना है, बताना है, बायर की ड्यूटी है बताने की सेलर को। बायर मस्ट अप्लाई फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, रूल ये कहता है। इन केस द गुड्स आर टू बी सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर, then the duty of the seller is to intimate the buyer that the goods have been obtained by him. Even then the buyer should apply for delivery. अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, एग्रीमेंट टू सेल अगर होता है, एग्रीमेंट टू सेल जो फ्यूचर गुड्स का होता है नॉर्मली, तो हो सकता है सेलर ने गुड्स को परचेज करना पड़े, एक्वायर करना पड़े, उसके पास माल है ही नहीं, वो माल खुद खरीदेगा। जैसे ही सेलर माल खरीदेगा, उसका एक्विजिशन होगा, उसके पास माल आएगा, गुड्स आएगा, तब उसकी ड्यूटी बनती है, सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर को इन्फॉर्म करे, इंटीमेट करे, माल आ गया है, गुड्स हैज बीन अराइव्ड, गुड्स हैज बीन एक्वायर्ड बाय मी। खाली इन्फॉर्म करना है, बता देना है कि भाई माल आ गया। उसके बाद भी बायर की ड्यूटी बनती है, उसके बाद बायर की ड्यूटी बनती है कि वो अप्लाई करे, बताए, सेलर को कहे कि भाई माल आ गया है तो भिजवा दो, आज ही भिजवा दो, या मैं आ जाता हूँ लेने, लाइक दिस अप्लाई करना जरूरी है। द बायर कैन हैव नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेलर इफ ही फेल्स टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर सेलर के ऊपर इस बेसिस पे केस नहीं कर सकता है कि इसने मुझे माल नहीं भेजा, माल तो तुमने भेजता लेकिन तुमने डिमांड ही नहीं की, एप्लीकेशन ही नहीं दी, रिक्वेस्ट ही नहीं की माल भेजो, तो कैसे भेजेगा। एक रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। बायर की ड्यूटी है, रूल ये कहता है बायर की ड्यूटी है कि वो सेलर को अप्लाई करे गुड्स की डिलीवरी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेस, कौन सी जगह पे माल की डिलीवरी चाहिए, ये समझना जरूरी है। प्लेस ऑफ डिलीवरी ज़्यादातर फिक्स कर लेते हैं सेलर और बायर कि कौन सी जगह पे माल लेना है, कौन सी जगह पे से माल लेना है, वे फ्रॉम विच प्लेस द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी, द पोजीशन ऑफ द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम विच प्लेस, ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं। कौन सी जगह से माल लेना है और यहाँ कौन सी जगह पे गुड्स को भेजना है, टू वेयर इट शुड बी डिलीवर्ड, वो प्लेस डिसाइडेड नॉर्मली होता है दोनों के बीच में। अगर प्लेस डिसाइडेड नहीं होगा तो फिर हमको रूल्स देखने पड़ेंगे, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 पे। द प्लेस वेयर द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड इज जनरली एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। जनरली ऐसा ही होता है, दोनों पार्टी डिसाइड कर लेते हैं कैसे व्यवहार करना है। तुम माल लेके जाओगे या मैं माल भिजवाऊं, जगह बता दो कहाँ भिजवाना है, इस तरीके से जनरली एक दूसरे से पूछ लिया जाता है। लेकिन जहाँ डिसाइडेड नहीं होता है वहाँ क्या होगा, वेयर द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज एग्रीड अपॉन द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट दैट प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस अवर्स ऑन अ वर्किंग डे। द प्लेस ऑफ द डिलीवरी इज एग्रीड अपॉन, नॉर्मली ऐसा होता है, द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट दैट प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस अवर। अगर फिक्स है तो वर्किंग आवर्स का भी ध्यान रखना, वर्किंग डे और बिजनेस आवर्स का भी ध्यान रखना है, छुट्टी के दिन माल लेके नहीं पहुंच जाना है, ठीक है। बट वेयर ये प्लेस डिसाइडेड हो, तो जहाँ प्लेस डिसाइडेड नहीं हो वहाँ क्या करेंगे, बट वेयर नो प्लेस इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट देन द फॉलोइंग रूल शैल अप्लाई। तो जहाँ प्लेस फिक्स नहीं हुआ क्या करेंगे, द गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल्स। जिस वक्त जहाँ पे सेल्स किया गया है उस जगह से डिलीवरी लेनी है गुड्स की। द गुड्स वेयर इट हैज बीन सोल्ड फ्रॉम दैट प्लेस द बायर इज सपोज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द, जहाँ पे सेल हुआ है उस जगह से डिलीवरी लेनी गुड्स।
सेल हुआ हो तो, एग्रीमेंट टू सेल हुआ हो तो सेम सिचुएशन, द गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। जिस वक्त जब एग्रीमेंट टू सेल किया गया था, जिस जगह पे किया गया था, उस जगह से उसकी डिलीवरी देनी है। और तीसरी सिचुएशन है, इफ द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में दो सिचुएशन होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स। जिस वक्त एग्रीमेंट टू सेल किया गया हो तब माल का अस्तित्व ही ना हो, वो फ्यूचर गुड्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़े, उनको प्रोड्यूस करना पड़े, वो चीज़ तो है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, तो उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी, कहाँ से की जाएगी? सर जहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, जहाँ इसका प्रोडक्शन होगा, उस जगह से उस चीज़ को डिलीवरी, वहाँ से उसकी डिलीवरी लेनी है बायर। तो दे आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। तो ये तीन सिचुएशन है, सेल्स बेसिस पे, एग्रीमेंट टू सेल और नॉन एग्जिस्टेंस गुड्स हो और एग्रीमेंट टू सेल वाली सिचुएशन हो, तो उस तरीके से जहां पे व्यवहार हुआ है उस जगह से डिलीवरी लेने की ड्यूटी बनती है बायर। टाइम ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36 सब सेक्शन 2, प्लेस की जाग आ रहा है टाइम, जगह के बाद आ रहा है समय, कौन से समय पे माल की डिलीवरी देनी है। So timing important है, time of delivery, where under the contract of sale, the seller is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed. The seller is bound to send them within a reasonable time. नॉर्मली टाइम फिक्स किया जाता है कि कब आपको माल चाहिए, नॉर्मली ऐसा व्यवहार होता है, कह देते हैं कि भाई 2 दिन में माल भेज देना आप, प्लीज डिलीवर द गुड्स विद इन 2 days, इस तरीके से व्यवहार होता है, टाइमिंग फिक्स कर दिया जाता है। अगर टाइमिंग फिक्स ना हो तो वो तब नियम, यहाँ पे नियम देखना पड़ेगा, अगर टाइमिंग फिक्स ना हो तो तब हमें रूल्स देखना पड़ेगा। अगर टाइम फिक्स नहीं किया गया है तो रीजनेबल टाइम में गुड्स की डिलीवरी देनी है, तो रीजनेबल टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केसेस। अब कुछ केसेस में रीजनेबल टाइम हो सकता है 3 दिन का हो, 7 दिन का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, तो जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। Sometimes the contract of sale uses the words such as directly, without loss of time, or forthwith. In such cases, quick and immediate delivery of goods is expected. जब ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इस तरीके के अगर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो इसका ये मतलब है कि बायर को जल्दी से जल्दी गुड्स की डिलीवरी चाहिए, अगर ऐसे शब्द का वो उपयोग करता है तो। डायरेक्टली, विथआउट लॉस ऑफ टाइम मीन्स ही वांट्स क्विक सर्विस, ही वांट्स क्विक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये एक्सपेक्टेशन की जाती है अगर ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। मैनर ऑफ डिलीवरी, किस तरीके से गुड्स की डिलीवरी देनी है, सीधे सीधी दे देनी है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली देनी है, कैसे देनी है, ये समझने की कोशिश करनी है इस पॉइंट के अंदर सेक्शन 36 सब सेक्शन 3, इसमें थर्ड पर्सन का रोल इंपॉर्टेंट है। Where the goods at the time of sale are in the possession of a third person, थर्ड पर्सन के पास, यानी मान लेते हैं कि एजेंट के पास माल पड़ा हुआ, सेलर का एजेंट है और एजेंट के पास माल पड़ा हुआ, there is no delivery by seller to the buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। सेलर और बायर के बीच में व्यवहार होगा ही नहीं, तब तक व्यवहार नहीं होगा जब तक थर्ड पर्सन एक्नॉलेज ना कर दे, एक्सेप्टेंस ना दे दे अपना, किस चीज का एक्सेप्टेंस ना दे दे, दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, ऑन हिज का मतलब बायर्स बिहाफ। ऐसा एक्नॉलेजमेंट जब तक थर्ड पर्सन नहीं देगा, गुड्स की डिलीवरी बायर को नहीं मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट बाय द थर्ड पर्सन इज important, acknowledgement by the third person as and when it is given, at that time the goods is been delivered to the buyer, ऐसा मान लिया जाए। In short, the requirement of the effective delivery is that the third person must inform the buyer that he holds the goods on his behalf। थर्ड पर्सन ने इंटीमेट कर देना, इन्फॉर्म कर देना बायर को कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये चीज़ आपकी है, अभी फिलहाल मेरे पास है, मैंने होल्ड करके रखी है, अपने पास रखी है,
आप जब चाहे तब ले सकते हैं, आप बोले तो मैं भिजवा दूँ। इस तरीके से डिलीवरी दी जा सकती है। एग्जाम्पल है इसके ऊपर, ओम सोल्ड सर्टेन गुड्स टू जय विच वेर लाइंग इन जगदीश गोडाउन। ओम सेलर है, ओम सेलर ने जय बायर को कुछ चीज़ें बेची है, कुछ गुड्स बेचे, और जो थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन है जगदीश, जगदीश के गोदाउन में पड़े। In this case, the delivery of the goods will take place as soon as the third person, Jagdish, informs the buyer Jay that he holds the goods on his behalf. यानी जब तक थर्ड पर्सन एक्नॉलेजमेंट ना दे दे, बायर को कहे नहीं, तसल्ली ना दे दे कि भाई चीज़ आपकी है, फिलहाल मैंने अपने कब्जे में रखी हुई है, मैंने होल्ड करके रखी है, आप जैसे बोले वैसे मैं डिलीवरी कर दूंगा। जैसे ही वो इस तरीके से इन्फॉर्म करता है, उसी वक्त उसको डिलीवरी मिल गई है, ऐसा मान लिया जाता है। बस अब खाली फिजिकली हैंड ओवर करना बाकी, इंटीमेट कर दे वैसे ही डिलीवरी मिल चुकी, ओनरशिप तो उसी वक्त पास हो गई है, पर डिलीवरी भी आपको मिल गई है ऐसा मान लिया जाता है, वो चीज़ आपकी हो चुकी है। नंबर 8 पे चलते हैं, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी। टेंडर हमने सेमेस्टर 5 के अंदर ये टेंडर शब्द पढ़ा हुआ है, ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म कौन करता है सर? परफॉर्मेंस देने की बात कौन करेगा सर? प्रॉमिसर। ठीक है। सो डिमांड, डिमांड वाला काम जो है यहाँ पे, डिमांड करने का काम किसका होगा? बायर का होगा। ऑफर टू परफॉर्म करने का काम किसका होगा सर? सेलर का होगा। तो यहाँ तो बायर डिमांड करेगा डिलीवरी की, यहाँ तो हो सकता है ऑफर टू परफॉर्म सेलर करेगा कि आप माल लेके आप आपने माल भिजवाया नहीं, ऐसी डिमांड कौन करेगा? बायर करेगा, आप माल भिजवाओ यार। यहाँ अगर बायर डिमांड करना रह गया बायर का, तो हो सकता है सेलर सामने से ऑफर करे कि आपने ऑर्डर दिया था, आप बता नहीं रहे हो क्या करना है, माल भेजना है नहीं भेजना है, कहाँ भेजना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ हो रही है। अगर बायर डिमांड करता है, द बायर मस्ट डिमांड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट अ रीजनेबल अवर एंड द सेलर शुड ऑल्सो डिलीवर देम एट अ रीजनेबल अवर। जो भी डिमांड हो रही है या टेंडर हो रहा है ऑफ डिलीवरी शुड बी मेड विद इन रीजनेबल अवर। जो भी ड्यूरेशन दिया गया है उस ड्यूरेशन के हिसाब से आपने डिमांड कर देनी है या टेंडर कर देनी है, कुछ डिलीवरी कर देनी है अल्टीमेटली। और ये रीजनेबल आवर में होना चाहिए, रीजनेबल ड्यूरेशन में होना चाहिए। खास करके वर्किंग डे में रीजनेबल जो ऑफिशियल आवर्स होते हैं, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आप डिलीवरी देते हैं तो बेटर है। डिमांड भी वैसे ही करनी है और ऑफर टू परफॉर्म भी वैसे ही करना है सेलर। So the demand or tender of delivery must be made at a reasonable hour. What is reasonable hour is a question of fact depending upon the working hours of each case. Expenses of delivery, खर्चा किसका? माल के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, whatever the expenses that are borne on goods, who will bear that expenses? खर्चा किसका होगा? खर्चा कौन भुगतेगा? Unless otherwise agreed, the expenses of and incidental to putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller. जो भी खर्चे डिलीवरीएबल स्टेट में गुड्स को कन्वर्ट करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, वो सारे के सारे खर्चे कौन भुगतेगा? सेलर भुगतेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पुट द गुड्स इनटू द डिलीवरीएबल स्टेट। डिलीवरीएबल स्टेट में गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए कौन से खर्चे होते हैं सर? क्या करना पड़ता है? यानी कि सेलर को जो पैकिंग करना बाकी हो तो पैकिंग करना पड़ेगा, पैकिंग का खर्चा होगा, कटिंग का खर्चा हो सकता है, कटिंग करना पड़े, लोडिंग करना पड़े, फिलिंग करना पड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब का खर्चा कौन बेयर करेगा? नॉर्मली कौन बेयर करेगा? सेलर। दिस क्लॉज डज नॉट डील विद द एक्सपेंसेस incidental to delivery but only with the expenses of putting the goods into a deliverable state. डिलीवरीएबल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा होता है, वो सारा का सारा खर्चा जो है सेलर भुगते। ठीक है। लेकिन माल को ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना हो, तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नॉर्मली कौन भुगतेगा? वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नॉर्मली बायर भुगतेगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे इसके ऊपर, जीवराज एग्रीज टू सेल एंड डिलीवर गुड्स टू युवराज।
The agreement is silent as to the expenses of the putting the goods into a deliverable state. Then the expenses must be borne by the seller Jivraj and not by the buyer Yuvraj. अगर कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं किया गया कि खर्चा कौन बेयर करेगा, कौन बॉर्न करेगा, तो वहां पे डिलीवरीएबल स्टेट का जो खर्चा होता है टू कन्वर्ट द गुड्स इनटू डिलीवरीएबल स्टेट, जैसे पैकिंग वगैरह करना है, कटिंग, सीलिंग, फिलिंग, लोडिंग, ये सब जो करना है, ये खर्चा नॉर्मली जो है ये सेलर करता है। और डिलीवरी इंसिडेंटल चार्जेस टू डिलीवरी जो होते हैं, यानी जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है सर वो नॉर्मली बायर को पे करना होता है। अगर वो खुद ले जाता है, अपनी कार में ले जाता है, अपना कोई व्हीकल में ले जाता है, तो उसकी मर्जी है। अगर वो कहता है सेलर को कि आप मेरे को भिजवा दीजिए, तो उसका जो खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट हो रहा है, वो बायर ने पे करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं ये ज्यादातर जब पेपर चेक करता हूँ, इस प्रश्न अगर पूछा गया है प्रश्न, जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो ये पॉइंट मैं खास ढूंढता हूँ। काफी स्टूडेंट्स ये पॉइंट लिखते ही सही तरीके से। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, आपने जिस क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है उसी क्वांटिटी नहीं ज्यादा, ऐसा होना चाहिए वादा। अगर आपने 100 बैग्स ऑफ अंबुजा सीमेंट की लिखवाई 100 बैग्स, तो आपको 100 ही मिलनी चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। 99 भी नहीं चलेगा, 101 भी नहीं चलेगा। तो सेक्शन 37 की चर्चा करेंगे जिसमें वैरायटी आ जाएगी सेक्शंस की। रॉन्ग क्वांटिटी में बी आइदर, रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब क्या है? रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब क्या है सर? शॉर्ट डिलीवरी हो सकती है, 100 लिखवाए 80 भेजे, शॉर्ट क्वांटिटी है, शॉर्ट डिलीवरी है। एक्सेस डिलीवरी होगी, आपने 100 बैग्स लिखवाए 120 भेज दिए। और मिक्स्ड डिलीवरी हो सकती है, मिक्स्ड डिलीवरी यानी आपने गेहूं लिखवाए तो गेहूं के साथ साथ चावल भी भेज दिए। सो ये एक तरीके से ये हो गया रॉन्ग क्वांटिटी या रॉन्ग डिलीवरी, एक तरीके से कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। Following are the rules, but they are subject to any usage or trade special agreement or course of dealing between the parties। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट डिलीवरी क्या होता है और शॉर्ट डिलीवरी में बायर के पास क्या अधिकार है। बायर का अधिकार देखना पड़ेगा यहाँ पे। शॉर्ट डिलीवरी होती है तो आपने 100 बैग्स लिखवाए, आपको 80 भेजे, तो आप क्या करेंगे? Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, तो बायर क्या कर सकता है? बायर का सबसे पहला अधिकार यही है कि वो रिजेक्शन कर सकता है। भाई मैंने तो 100 लिखवाया था, आप 80 लेके आए हो, पूरा माल वापस लेके जाओ, नहीं चाहिए। बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स, ये पहला ऑप्शन था, रिजेक्शन ऑफ द होल गुड्स। बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर्ड, ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। अगर आप जो जितना लेके आए 80 बैग्स लेके आए, 80 का एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो पैसे भी देने पड़ेंगे, उतने 80 का पैसा देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है बाय एक्सेप्टिंग अ लेसर क्वांटिटी द बायर डज नॉट लूज हिज राइट टू सू फॉर द डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ शॉर्ट डिलीवरी। अगर बाकी के 20 अगर आपको मार्केट से खरीदने पड़े और वहां आपके ज्यादा पैसे खर्च हो गए, तो उसके लिए आप क्लेम करना चाहें तो क्लेम कर सकते हैं शॉर्ट डिलीवरी के लिए। यानी 80 का एक्सेप्टेंस करने के बाद भी अगर आपने एक्शन लेना है तो ले सकते। अगला पॉइंट है एक्सेस डिलीवरी एज पर सेक्शन 37 सब सेक्शन 2, where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than contracted for, the buyer has the option। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैंने कैटेगराइज कर दी तो ज्यादा आसान लगेगा आपको। कि अगर मान लीजिए आपने 100 बैग लिखवाए हैं सीमेंट के, तो आपको 120 भेजे गए हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? बायर के पास क्या उपाय है, क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है? टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी एंड रिजेक्ट द एक्सेस, यानी मैंने तो 100 लिखवाए थे, आप 120 लाए हैं, मुझे तो 100 की जरूरत है, 100 रख दीजिए, बाकी के 20 ले जाइए। ऐसा कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी का आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं और एक्सेस जो ज्यादा है उसका रिजेक्शन कर, ज्यादातर यही किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बायर क्या कर सकता है? टू एक्सेप्ट द होल, इन दिस केस ही शैल बिकम लायबल टू पे फॉर द होल गुड्स एट द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। 120 लेके आए, रख दो सारे के सारे, जितना पैसा होता है दे देना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द होल क्वांटिटी दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, कितनों को गुस्सा आ जाता है कि भाई 100 बोले थे, 100 ही भेजना चाहिए ना, 120 क्यों भेजा? पूरा माल वापस लेके जा। रिजेक्शन ऑफ द होल क्वांटिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी एंड रिजेक्शन ऑफ द एक्सेस, पहला ऑप्शन।
दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ द होल क्वांटिटी, तीसरा ऑप्शन रिजेक्शन ऑफ द होल क्वांटिटी। देसाई एग्जांपल देखते हैं। देसाई एग्रीज टू सेल 200 सोनाटा वॉचेस टू पटेल एट 2500 पर वॉच। 200 की क्वांटिटी की बात हुई है और एक वॉच की प्राइस फिक्स कर दी गई है 2500 रुपये। देसाई डिलीवर्स 280 वॉचेस। अब भूख लगी थी 200 की और दे दिया खाना 280 का, ज्यादा भेज दी। पटेल में रिजेक्ट द होल लॉट। यहाँ पे ऑप्शन अब पटेल के ऊपर है क्या करना है, कि पूरा लॉट रिजेक्ट कर देना है, यहाँ 200 का एक्सेप्टेंस करना है, बाकी के 80 को रिजेक्ट कर देना है और 200 की प्राइस पे कर देनी है। सो वो डिसाइड कौन करेगा सर, वो बायर डिसाइड करेगा करना क्या है। देसाई कैन नॉट कंपेल पटेल टू एक्सेप्ट द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ 80 वॉचेज ऑल्सो। अगर आप 200 का एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, 80 रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका अधिकार है। आपके ऊपर 280 का वो फोर्स नहीं कर सकता है सेलर कि आपको 280 लेने ही पड़ेंगे। जितनी आपने लिखवाई क्वांटिटी उतनी आपको लेनी पड़ेगी। उससे ज्यादा अगर वो बेचता है तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। मिक्स्ड डिलीवरी क्या होता है, सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के हिसाब से, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest or reject the whole quantity of the goods. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस पॉइंट को, आसान लगेगा। जय एग्रीज टू सेल 150 बैग्स ऑफ वीट टू विजय। जय सेलर क्या कहता है, 150 बैग ऑफ वीट को बेचने की बात कर रहा है, एग्री करता है बायर विजय को। जय ने 150 बैग गेहूं की तो भेजी, साथ साथ में बोला खाली गेहूं थोड़ी ना खाएगा, चावल भी तो खाएगा, राइस भी तो खाएगा, चलो 20 बैग भेज दो। लिखवाया था 150 बैग गेहूं के, साथ साथ में मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया, दूसरा डिस्क्रिप्शन मिक्स कर दिया है, इन दोनों को नहीं मिक्स कर दिया है। 150 बैग गेहूं के भेजे हैं तो साथ साथ में 20 बैग राइस के भी भेज दिए। तो अब विजय डिसाइड करेगा करना क्या है। 150 खाली गेहूं का एक्सेप्टेंस करना है, 20 को रिजेक्ट कर देना है, या हो सकता है विजय पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस कर ले, गेहूं भी खरीद ले, राइस भी खरीद ले, ठीक है, या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। तीन ऑप्शन है। तो विजय में रिजेक्ट द एंटायर क्वांटिटी, पूरा माल वापस ले जाओ, और मैं एक्सेप्ट 150 बैग्स ऑफ व्हीट एंड रिजेक्ट द डिलीवरी ऑफ द 20 बैग्स ऑफ राइस। डिपेंड करता है किस पे, बायर पे। सेकेंड लास्ट रूल पे है अभी हम, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, सेक्शन 43, unless otherwise agreed. When goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them, he is not bound to return them to the seller, but the buyer must inform the seller that he refused to accept the goods. It is the duty of the seller to take back the goods at his own expenses, while the duty of the buyer is to take reasonable care of the goods as a bailey. तो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने किसी चीज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर लिया है, बायर मेक्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द गुड्स। मान लीजिए जैसे अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में एग्जांपल देखा कि आपने 100 बैग्स ऑफ सीमेंट मंगवाई है और आपको 120 भेजी गई है, तो आपको जो एक्सेस 20 की क्वांटिटी वो आपको नहीं चाहिए, आप रिटर्न करना चाहते हैं। आपने उधर ही बोल दिया कि भाई मुझे तो 100 की जरूरत है, 120 की जरूरत नहीं, आप 20 वापस ले जाइए प्लीज। तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है वहां पे। बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड, उसका काम है उसको बता देना सेलर को कि भाई ये 20 मेरे काम के नहीं है, भाई यहीं बाहर पड़े रहेंगे, मैं नहीं लूंगा, मेरे को तो 100 ही चाहिए, आप लेके जाओ प्लीज। तो अब सेलर ने उसी वक्त, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसी वक्त वो 20 रिटर्न ले लेने चाहिए। वो लिखवाए नहीं बायर ने तो वो रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर सेलर बायर से ऐसे रिक्वेस्ट करे कि अभी तो आप 120 में लाया हूँ, प्लीज रख लीजिए ना, क्योंकि मुझे अभी 10 जगह जाना है, ये मैं लेके कहाँ घूमता रहूंगा, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बायर सेलर अगर रिक्वेस्ट करे तो बायर हो सकता है कि अपने गोडाउन में उसको रख ले। लेकिन फिर ये बायर की ड्यूटी नहीं है कि वो सेलर को कहे कि भाई मैंने वो जो रिजेक्ट किए थे वो मेरे पास ही पड़े हुए हैं, प्लीज ले जाना। वो बार बार उसको कहता नहीं रहेगा, और ये जो इसका जो भी खर्चा होगा रिटर्न ले जाने का, वो सेलर की ड्यूटी है, ही हैज टू बेयर द एक्सपेंसेस, बायर की ड्यूटी नहीं है।
बायर की ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि अगर वो 20 अपने गोडाउन में रखवा रहा है, एक्स्ट्रा बैग्स रखवा रहा है, तो उसने उसका ध्यान रखना वो जरूरी है। द बायर इज सपोज टू टेक द रीजनेबल केयर, क्योंकि वो बेली माना जाएगा, ही इज एक्टिंग एज बेली, और उसे जैसे अपनी चीज का वो संभालता है वैसे ही उन चीजों को भी संभालना है। इफ द बायर फेल्स टू इन्फॉर्म द सेलर अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द गुड्स, अगर बायर इन्फॉर्म नहीं करता है, मान लीजिए 120 बैग रख के चला गया और बायर इन्फॉर्म नहीं करता है, he may be deemed to have accepted the goods if he fails to return them within a reasonable time. अब हो सकता है कि आपने 120 बैग रखवा लिए हो, लेकिन आप बाद में सोचते हैं यार 120 बैग रखवा तो लिए मैंने, लेकिन ये 20 का मुझे पेमेंट बाद में आपने सोचा हो कि मुझे 120 का पेमेंट भी तो देना पड़ेगा यार, तो एक काम करते हैं, ये रिजेक्ट कर देते हैं, उसको बोल देते हैं फ़ोन करके वापस ले। तो ये इंटीमेट करने की जिम्मेदारी भी बायर की, अगर इंटीमेट नहीं करते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि आपने 120 का फाइनल एक्सेप्टेंस कर लिया है। रीजनेबल टाइम में अगर आप नहीं बता देते हैं तो 1-2 दिन में बता देना चाहिए अगर ऐसा हो तो। आखिरी पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ द बायर। बायर की लायबिलिटी क्या बनती है? सेक्शन 44। बायर की लायबिलिटी क्या है? बायर की जिम्मेदारी क्या है? When the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take the delivery, and the buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the goods, he is liable to the seller for। अब रीजनेबल टाइम में अगर डिलीवरी का एक्सेप्टेंस नहीं किया जाए, सेलर माल देना चाहता है लेकिन बायर एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है विद इन टाइम लिमिट, तो वहां पे बायर की लायबिलिटी क्या होगी? Any loss which arises due to buyer's neglect or refusal to take the delivery of goods। आपका आपका आपकी समय जो दी गई थी आपको डिलीवरी देने की, वो समय सीमा हो चुकी है। हो सकता है माल लेके गए हो, आपने रिजेक्ट कर दिया हो, या हो सकता है आपको फोन पे पूछा जाए, आपने ऑर्डर दिया था तो मैं माल भिजवा दूं। सेलर बायर से पूछ सकता है कि आज की डेट का आपका ऑर्डर है 100 बैग सीमेंट का, तो मैं भिजवा दूं? नहीं नहीं नहीं, अभी एक काम कीजिए, अभी मत भिजवाइए, मैं बताऊंगा बाद में भिजवाना। तो उसके बाद 1 हफ्ता हो जाए, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, आप एक्सेप्टेंस ही नहीं कर रहे हो, नेग्लिजेंसी हो रही है आपकी तरफ से, आपका फोन ही नहीं आ रहा है बाद में। आपकी ड्यूटी बनती है बाद में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए सेलर को। सो एनी लॉस विच अराइजेस ड्यू टू बायर्स नेग्लिजेंसी और रिफ्यूजल टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, अगर ऐसा होता है तो बायर लायबल है अगर सेलर को कुछ नुकसान होता है तो। रीजनेबल चार्जेस फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, वो चीज आपकी है, आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो, आपने ऑर्डर दे दिया है, आप वो चीज सेलर के पास पड़ी है, ओनरशिप आपको मिल चुकी है, रीजनेबल टाइम ओवर हो चुका है, चीज आपकी है, कस्टडी सेलर के पास है, पोजीशन सेलर के पास है, तो उसका जो चार्ज हो रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर उसको मेंटेन करने का चार्ज लग रहा हो तो। So however, where the negligency or refusal of the buyer to take the delivery amounts to the cancellation of the contract, एक तरीके से आप अवॉइड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, उस सिचुएशन में क्या होगा? सेलर कैन क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ, यानी शॉर्ट में यूं कहने की कोशिश कर रहा है पॉइंट, इफ बायर मेक्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, seller has a right to recover the losses, he can claim for compensation, he can claim for damages। एक तरीके से अगर आप डिलीवरी लेने को अवॉइड कर रहे हो, डिलीवरी ले नहीं रहे हो माल की, तो आप एक तरीके से नेग्लिजेंसी दिखा रहे हो जो नहीं होनी चाहिए, और हो सकता है इसकी वजह से सेलर को नुकसान हो सकता है उसका कुछ खर्चा हो रहा हो उसको उस चीज को मेंटेन करने में वगैरह वगैरह। तो वो सारी की सारी जो भी लॉसेस हो रही है, जो भी डैमेजेस हो रहा है, seller can recover that damages as considering the contract as breach of contract, cancellation of contract done by the buyer।